नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के सभी व्यूअर्स के लिए हम खास वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में सीरीज चला रहे हैं हेल्दी हार्ट हेल्दी लाइफ, क्योंकि जाहिर सी बात है हार्ट हेल्दी रहेगा तो जिंदगी अपने आप सुरक्षित, सेफ और हेल्दी रहेगी। ऐसे में हार्ट से जुड़ी अलग अलग तरीके की समस्याओं पर बातचीत की जा रही है और लगातार हम बात कर रहे हैं कि आपका जो दिल है उसे क्या क्या समस्याएं आ सकती है। आज का जो टॉपिक हम उठा रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद आप इसे महसूस तो करते हैं, लेकिन ये टर्म्स शायद आपने ना सुने हो, और इसलिए आज बातचीत के लिए हमने डॉक्टर विहंग शाह को इनवाइट किया है स्टूडियो में, जो प्राणायाम लंग एंड हार्ट इंस्टीट्यूट के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है और साथ ही साथ कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट है। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू मयूरिका। आज बात होने वाली है एरिथमिया ऑफ हार्ट, यानी कि दिल की जो धड़कनें होती है थोड़ी सी असामान्य जब होती है, इसे मेडिकल टर्म में ये कहते हैं। मैं उनसे ही पूछने वाली हूँ, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है और इसलिए मैंने आज ये टॉपिक उठाया है कि आखिरकार ये होता क्या है। सर, सबसे पहले एरिथमिया ऑफ हार्ट क्या होता है, कितना कॉमन होता है और कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? सो एरिथमिया ऑफ द हार्ट एक्चुअली सुनने में पहली बार सुना ऐसा लगता है, बट ये है हार्ट के ही रिलेटेड। और बेसिकली हार्ट की जो धड़कन होती है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, उसमें कुछ भी एबनॉर्मल रहता है उसको हम एरिथमिया कहते हैं जी। धड़कन कम हो जानी, बहुत कम हो जाने की, धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाने की, धड़कन इरेग्युलर हो जाने की, या फिर एकदम 180-190 पे बीट करने की, ये सब को एरिथमिया कहते हैं जी। और जितना हमने सुनने में कम आया है बट वो उतना ही कॉमन है। राइट। ये यू विल बी सरप्राइज्ड आप कि 70 इयर्स से ज़्यादा जो लोग होते हैं उसमें एक वन टाइप ऑफ अरिथमिया जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, जो हम आगे बात करेंगे, वो 10% प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट। जी जी। तो हर 10 में से एक जन को होता है और उससे कहीं ज़्यादा तकलीफें हो सकती है। जी, ये दिल की धड़कनें असामान्य होना तो हम सबके साथ अक्सर होता है। जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं या वॉक कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, हमें कुछ असहज महसूस होता है। वैसे तो ये क्योंकि आप कुछ अलग एक्टिविटी कर रहे हैं इसलिए होता है, लेकिन हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं बीमारी की ओर लीड कर रहा हो। ऐसे में सर, अगला सवाल यही उठता है कि क्या समस्याएं आती है, कैसे आइडेंटिफाई करें और पेशेंट को क्या दिक्कतें आती है, कैसे पता चलेगा कि उनकी दिल की धड़कन कुछ एबनॉर्मल तरीके से चल रही है? सो सभी लोगों को उतना तो मालूम है कि छाती में जब दर्द होता है तब वो हार्ट के रिलेटेड होता है और तुरंत पेशेंट डॉक्टर को, फिजिशियन को या कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते हैं और नलियों की तपास कराते हैं, जैसे इको है, एंजियोग्राफी। बट ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम की तकलीफ है। छाती में दर्द होना भी होता है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाल्पिटेशंस। पाल्पिटेशन मतलब धड़कन तेज़ हो जाना। हमको अपनी खुद की धड़कन महसूस होती है। ये तब होता है जब धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है जी। और धड़कन ऑलमोस्ट 125 से 160 की स्पीड पे होता है। दूसरा होता है अगर बहुत ज़्यादा तेज़ होती है धड़कन, जैसे 200 पे, तो पेशेंट को चक्कर भी आ सकते हैं और पेशेंट गिर भी सकता है, और अगर ज़्यादा लीथल हो, लाइफ थ्रेटनिंग हो, तो पेशेंट मर भी सकते हैं। अच्छा। ये थी जब धड़कन तेज़ हो जाती है। जब धड़कन कम हो जाती है, जैसे 40 है, 45 है, नॉर्मल हार्ट रेट अपना 60 to 100 रहता है। अगर धड़कन कम हो जाती है, जैसे 40 to 45, तो आदमी को जब वो चलते हैं या कुछ श्रम करते हैं तब उनको ज़्यादा थकान लगती है, चक्कर आते हैं, और ज़्यादा कम हो जाने पे वो गिर भी सकते हैं, बेभान भी हो सकते हैं। अब अगला सवाल यही उठता है कि कौन सा एज फैक्टर अफेक्ट करता है, क्योंकि आजकल बीमारियां जो है पीछे की तरफ आती जा रही है और कम एज के लोगों में भी देखने मिलती है। सर, कौन सी एज फैक्टर के लोगों में ये समस्या ज़्यादा देखने मिलती है और कितना कॉमन है ये? सो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट हम यूजुअली, सब लोग तो जानते हैं कि हार्ट की बीमारी यूजुअली ज़्यादा एज पे होती है, जैसे 60-70, और हार्ट अटैक अभी कम उम्र पे भी दिख रहे हैं, जैसे 25 साल, 30 साल। बट यू विल बी सरप्राइज कि ये जो धड़कन की तकलीफ है, आपके जन्म से पहले दिन से लेके आपके आखिरी दिन तक ये हो सकती है। अच्छा। अलग अलग उम्र पे अलग अलग तकलीफ होती है जी। जो कम उम्र वाले, जैसे 2 साल के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, 15 साल के हैं, 20 साल के, उनमें जो तकलीफ जो ज़्यादा कॉमन है उनको SVT कहते हैं, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। जी। ये ज़्यादा लीथल नहीं है पर उसको कम्प्लीटली ट्रीट किया जा सकता है। ओके।
और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसमें अलग तरह की तकलीफ आती है। जैसे बहुत बूढ़े लोग होते हैं, खास करके 60 लोग 70 ईयर्स से बड़े होते हैं, उसमें जो तकलीफ बहुत कॉमन है ये उसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन यानी कि सबसे कॉमन अरिथमिया है एंड ऑलमोस्ट 10 में से 1 लोगों को एट्रियल फिब्रिलेशन होता है जी। सो ऐसा नहीं है कि वो एक एज ग्रुप में है। जब भी कोई पेशेंट को धड़कन महसूस होता है उसको चेकअप कराना चाहिए जी। हमेशा जब भी कुछ एबनॉर्मलिटी दिखे चेकअप और एक्सपर्ट डॉक्टर के पास चेकअप, यही एक इलाज कारगर साबित होता है। बच्चों की बात की जा रही है कि बच्चों में भी ये बीमारी देखने मिल सकती है और वो भी डे 1 से, तो ये ज़रूर पूछना बनता है सर कौन से कैसे आइडेंटिफाई होता है बच्चों में, या कोई बीमारी वाले बच्चों को ये दिक्कत आती है, या किस तरह आप इसे आइडेंटिफाई करते हैं? बच्चों में भी ये काफ़ी कॉमन है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें 2 प्रकार के पेशेंट्स रहते हैं। एक जिनका हार्ट नॉर्मल रहता है कंप्लीटली, जैसे आपका और मेरा है, और उसमें जो तकलीफ होती है उनको एसवीटी बोलते हैं, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जो हमने डिस्कस किया दूसरे पेशेंट्स में भी रहता है। तो वो उनके जैसा ही होता है और नॉर्मली इट कैन बी कम्प्लीटली ट्रीटेड बाय ईपी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी और आरएफ अब्लेशन से। बट दूसरे खास पेशेंट्स होते हैं बच्चे जिनको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज रहता है, जो बचपन से जब पैदा हुए थे तभी से उनका हार्ट एबनॉर्मल रहता है। तो ये स्पेशल सबसेट ऑफ पेशेंट्स है जिनमें काफ़ी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। ये पेशेंट्स का भी ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी तरीके से उनको ट्रीट किया जा सकता है। सो ये पेशेंट ऐसे हैं जिनके लिए स्पेशल फोकस रहना चाहिए और पेशेंट के रिलेटिव्स के दिमाग में वो ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी उनकी अगर धड़कन तेज़ होती है तो ये तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है तो शायद वो अपने आप को एक्सप्लेन ना कर पाए या समझा ना पाए, हमें बता ना पाए, ये हमें समझना होगा और खुद ही ऑब्जर्व करना होगा। सर अगला सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि आप बात जो कर रहे हैं क्या फेटल, क्योंकि हार्ट है तो सीधा जिंदगी से जुड़ा हुआ है, तो क्या जानलेवा साबित हो सकती है ये बीमारी, या इस बीमारी से कुछ अन्य समस्याएं या अन्य बीमारियां भी हो सकती है बॉडी में? पहला क्वेश्चन आपका था लीथल, लाइफ थ्रेटनिंग। जब धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और उसमें भी स्पेशल वेराइटी जिसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं, हार्ट टोटली 4 चेम्बर्स के बने होते हैं और जो बड़े 2 चेम्बर होते हैं उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। जब धड़कन उसमें से ओरिजिनेट होती है वेंट्रिकल, सो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया का मतलब धड़कन तेज होना, दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। स्पेशली उन लोगों में जिनको पहले हार्ट अटैक आ चुका है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, बाईपास हो चुका है, जो पहले ऑलरेडी हार्ट के मरीज है, उनमें ये काफ़ी कॉमन है। और अगर ये बहुत तेज़ हुआ तो आदमी गिर के मर भी सकता है। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि इससे और कुछ बीमारी हो सकती है। जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि सबसे कॉमन एरिथमिया एट्रियल फिब्रिलेशन है, ठीक है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन बेसिकली हार्ट की धड़कन की अनियमितता है। इसमें जो छोटे चेम्बर होते हैं उसको एट्रियम बोलते हैं। एट्रियम एंड फिब्रिलेशन। नॉर्मल जो हार्ट बीट होता है वो 60 या 100 की स्पीड पे से ऐसा होता है। वही चीज जब 200 या 300 पे बीट होता है तो इट्स लाइक जस्ट फिब्रिलेटिंग। सो आप समझ सकते हैं इट्स जस्ट इलेक्ट्रिकल थिंग, बाकी मैकेनिकल कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। सो उसकी वजह से हार्ट को जो मूव होना चाहिए वो बराबर नहीं होता है और जाड़ा होता है और उधर क्लॉट फॉर्म होते हैं। ये क्लॉट अगर उधर से अलग पड़ते और हार्ट से निकल जाते तो शरीर की कोई भी नली में जाके उसको ब्लॉक कर सकते। और जैसा आप ठीक समझ रहे हैं, सबसे सीवियर तकलीफ तब हो सकती है जब वो क्लॉट दिमाग में पहुंच जाए, तो वो स्ट्रोक कर सकता है, आदमी को लकवा हो सकता है। एक ही नहीं, एक साथ काफी सारे छोटे छोटे लकवे भी हो सकते हैं। तो ये उसकी सबसे लीथल चीज है। एट्रियल फिब्रिलेशन से लकवा हो सकता है और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो मैंने पहले बताया उससे जान भी जा सकती है। जी, यानी काफी बड़ी बड़ी दिक्कतें बॉडी में आ सकती है। ऐसे में अब यही पूछना बनता है कि कैसे बचा जा सकता है, मतलब ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं या अपने आप को थोड़ा सा इससे दूर रख सकते हैं? वैसे तो ये काफ़ी
बड़ा डिस्कशन है, बट मैं एक एक एरिथमिया को आपके छोटा आई टेल यू समथिंग शॉर्ट अबाउट इट। सो पहली चीज़ हमने जो बात की थी वो एसवीटी, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जो यंग बच्चों में या यंग लोगों में काफ़ी होता है, जिसमें धड़कन काफ़ी तेज़ हो जाती है पर हार्ट का पंपिंग नॉर्मल रहता है जी। तो उसको ऑलमोस्ट 100% ट्रीट किया जा सकता है EPRF, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी एंड RF अब्लेशन से जी। ये एक मलेरिया की तरह ट्रीट हो सकता है। जैसे मलेरिया हुआ, आपने दवाई दी और वो वापस नहीं होता है, वैसे 99 to 100% ट्रीट क्योरेटिव है। सो उसको EPRF से कम्प्लीटली ट्रीट किया जा सकता था। दूसरा है एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सो एट्रियल फिब्रिलेशन जिसमें ब्लड काफ़ी ज़्यादा होता है और उससे स्ट्रोक हो सकता है, उसमें दो चीज़ है, एक दवाइयाँ है और उसका दूसरा है अब्लेशन। सो दवाइयों से अच्छी दवाई है अभी हमारे पास जिससे खून पतला रह सकता है, ये पावरफुल खून पतला रखने की गोलियां है और उससे स्ट्रोक होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। नॉर्मली अगर वो दवाइयाँ नहीं लेती है तो लकवा होने के चांसेस एक साल में 25% जितना रहता है जी। वही चीज़ ये दवाइयाँ नॉर्मल लेने से 1% से कम हो जाता है। और अगर अर्ली स्टेज में अगर इसको पकड़ा जाए तो दवाइयों के साथ इसका 3D अब्लेशन भी कर सकते हैं। 3D अब्लेशन में हम बेसिकली हार्ट के वो पार्ट को आइसोलेट कर देते हैं इलेक्ट्रिकली जहाँ से ये एबनॉर्मल सिग्नल आता है, ठीक है। सो दैट टेक्स केयर ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। फिर आता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विच इज़ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग। अभी इसमें भी दो प्रकार के पेशेंट्स होते हैं। एक जिनका हार्ट कंप्लीटली नॉर्मल होता है, वो पेशेंट को स्पेशल पेसमेकर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट इनको भी 3D अब्लेशन से कंप्लीटली 90 to 95% क्योरेटिव दे सकते हैं जी। ये जैसे कि एक पीछे पास्ट हिस्ट्री जैसा बन जाता है एंड दे आर कंप्लीटली फ्री ऑफ एरिथमिया। पर जैसे जिनको पहले एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, बाईपास हो चुका है, उनको एक स्पेशल पेसमेकर रख सकते हैं जिसको AICD कहते हैं। AICD का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। आपने हॉस्पिटल में, फिर शोरूम में, शॉपिंग मॉल्स में, थिएटर्स में, एयरपोर्ट में एक हार्ट शेप का उधर एक मशीन देखा होगा जो शॉक देख के आदमी को बचाने में हेल्प करता है जी। वही चीज होता है ये छोटा सा पेसमेकर। ये घर पे तुम आपके सिक्योरिटी के जैसे रहता है और अगर ये एबनॉर्मल धड़कन आती है तो वो शॉक देके उनको बचा लेता है, लाइफ बचा सकता है। और अगर ये एबनॉर्मल सिग्नल बहुत ज़्यादा आती है तो हम उनको भी 3D अब्लेशन से उसको ट्रीट कर सकते हैं। ये चीज़ थी, ये सब ट्रीटमेंट थी जब धड़कन आपकी तेज़ हो जाती। मगर जैसे हमने मयूरिका जी से बात की थी कि धड़कन कम भी हो सकती है, जैसे 40 to 45, तो हम सिंपल सा छोटा सा एक पेसमेकर रख के पेशेंट की रेस्ट ऑफ द लाइफ कंप्लीटली नॉर्मल कर सकते हैं जी। तो इसके ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट है वो नॉन सर्जिकल है, जितना मेरी समझ में आया है कि आप दवाइयों से और बाकी चीज़ों से सिक्योर कर सकते हैं। यस, सो इसमें कोई ज़्यादा चीराफाड़ी नहीं है, बड़ा सा ऑपरेशन नहीं है ऐसा है, एंड दे गिव वेरी गुड रिजल्ट्स जी। ये आउट ऑफ इंडिया तो काफ़ी कॉमनली सब फॉलो होता है। इंडिया में भी अभी हमारे बड़ौदा में, गुजरात में, इंडिया में सब जगह पे काफ़ी अभी चीज़ें अवेलेबल है जी। और होने की वजह क्या है सर? एरिथमिया ऑफ हार्ट, ये जो समस्या होती है क्यों होती है? हार्ट हमारा हेल्दी नहीं होने की वजह से होती, क्या वजह होती है इसकी? एक SVT था जो मैंने बात की जी, उसकी कोई वजह नहीं है, वो इडियोपैथिक है। आपको भी हो सकती है, मेरे को भी हो सकती है, बट द गुड पॉइंट इज इट इज 100% ट्रीटेबल। ओके, बट मोर इम्पोर्टेंट दूसरी दो चीज़ें जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन है और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। एट्रियल फिब्रिलेशन के काफ़ी सारे कारण हैं। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, पहले हार्ट का प्रॉब्लम होना जैसे कोई हार्ट अटैक आना या हार्ट पौड़ा होना, फिर नींद का प्रॉब्लम जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, फेफड़ों की तकलीफ जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ कहते हैं। सो
काफ़ी सारे कारण है, थायराइड की बीमारी है जिसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है जी। ये सब चीज़ करने से, उनको कंट्रोल करने से एट्रियल फिब्रिलेशन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं जी। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया जिसका हार्ट नॉर्मल होता है वो बेसिकली इट्स अ शॉर्ट सर्किट इन हार्ट, वो जेनेटिक चीज़ है। पर जिनका हार्ट एबनॉर्मल रहता है, जिनको हार्ट अटैक आ गया है, पहले बाईपास हो गया, वो पहले हार्ट डैमेज होने के वजह से होता है और उधर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग होता है, उसकी वजह से होता है जी। सो दैट्स द रीज़न। सो हर एक हार्ट के पेशेंट जिनको पहले एंजियोप्लास्टी या बाईपास हो चुका है उनको इसकी हमेशा ध्यान रखना चाहिए और अगर कोई भी दिक्कत हो, स्पेशली जब धड़कन तेज़ हो जाती है ऐसा महसूस हो, तो फिर उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और वर्ल्ड हार्ट डे की पूरी सीरीज वीएनएम जब मना रहा है तो ये सवाल तो बनता ही है कि हार्ट को हेल्दी कैसे रखा जाए। जो भी डॉक्टर यहाँ आ रहे हैं हम उनसे यही सवाल ज़रूर पूछ रहे हैं कि आखिरकार कैसे हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और मेरे ख्याल से हर लोग अपने हार्ट का तो ध्यान सबसे पहले चीज़ रखते हैं, बट आई वुड लाइक टू से अभी के जनरेशन में, अभी के टाइम में स्ट्रेस एंड टेंशन आर द बिगेस्ट एनिमीज। सो मैं हमेशा एक कोट कहता रहता हूँ, टॉक योर हार्ट आउट। अपने दिल की बातें करो और उनसे बातें करो जो आपकी दिल की बात सुनता है। सो टॉक योर हार्ट आउट एंड टॉक टू योर हार्ट। बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर, मैं जब से बातें कर रही हूँ स्ट्रेस एक बड़ा फैक्टर हार्ट के लिए उभर कर सामने आ रहा है। अलग अलग डॉक्टर, हर एक डॉक्टर हर एक बीमारी के बाद इसी वर्ड पे आकर रुक रहे हैं कि स्ट्रेस को ज़िंदगी से हटाना है, क्योंकि स्ट्रेस तो है ही। छोटे बच्चों से लेकर हर उम्र के लोगों को अलग अलग तरीके के स्ट्रेस है, लेकिन अगर हमें अपने आप को हेल्दी रखना है और अपने आसपास वालों को हेल्दी रखना है तो ये स्ट्रेस जो है वो आपस में बातचीत करके हटाना चाहिए। डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और टिप्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़े रहना है क्योंकि दिल की बात है और दिल की बात आप तक के दिल तक ज़रूर पहुंचेगी। सिर्फ आप तक नहीं, आपके परिवार वालों तक, आपके रिश्तेदारों तक पहुंचनी ज़रूरी है, क्योंकि सभी के दिल जब हेल्दी रहेंगे हमारी सोसाइटी और हमारा देश हेल्दी रहेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ वीएनएम के साथ जुड़े रहना है, वीएनएम देखते रहना है। वीएनएम को आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर तो देखते ही हैं, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी वीएनएम आपके लिए उपलब्ध है। डेली हंट, IPTV, जॉय टीवी, रॉक टीवी, इन सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे आप वीएनएम को लाइव देख सकते हैं, जहां देश, दुनिया, शहर, जिले की खबरों के साथ साथ ऐसे टॉपिक जो सीधे सीधे आपसे जुड़े हैं हम डिस्कस करते हैं। तो बने रहिए वीएनएम के साथ, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।